जय श्री राम। हमने करियर को लेकर जो सीरीज अभी स्टार्ट की है, उस सीरीज के पहले वीडियो में हमने ये जाना कि 10वें घर का करियर की दृष्टि से क्या महत्व है और 10वें घर में बैठे हुए ग्रहों को हम किस प्रकार से जो है करियर की दृष्टि से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ग्रह कौन कौन सी परिस्थितियों में किस प्रकार से जो है परिणाम दे सकते हैं, वो बेसिक्स की चर्चा हमने इस सीरीज के पहले वीडियो में की, जो कि बहुत जरूरी है। आपने अगर वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप हमारे चैनल पे भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि 10वें घर में बैठे हुए ग्रहों को करियर की दृष्टि से हम किस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है। नए कंटेंट पर काम करने के लिए मेहनत करने की प्रवृत्ति जो है इससे मिलती है। साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से नॉलेजेबल रहा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। ये जानने का प्रयास करते हैं कि 10वें घर में बैठे हुए ग्रह हमें किस प्रकार से रिजल्ट देते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सूर्य से। देखिए, सूर्य को समझने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि सूर्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। और राजा होने का क्या मतलब है, इससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। राजा का काम होता है कि सभी लोगों को जो है आदेश दे के काम करवाना। राजा सबसे जो है काम निकालना जानता है, परंतु यदि कोई राजा को ऑर्डर करे तो ये राजा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसे कोई ऑर्डर देके बात करे। तो ये लॉजिकल लगता है। आप इसे कुंडली पर अप्लाई करके देखिए। 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य हो और वो जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, ऐसे व्यक्ति को कोई अगर आदेश देके काम करवाए, ऑर्डर देके काम करवाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य यदि बलवान हो, ताकतवर हो, तो ऐसा सूर्य व्यक्ति को ऑथोरिटी बनाता है, व्यक्ति के अंदर हुकुमशाही प्रवृत्ति देता है। ऐसा व्यक्ति किसी के अधीन रहकर काम करेगा तो वो व्यक्ति जो है अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो अपने आप को घुटन से महसूस करेगा। इसलिए 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य यदि बलवान हो, ताकतवर हो, तो ऐसा सूर्य व्यक्ति को काफी ऑथोरिटी देता है। बड़े बड़े ओहदे पर जो है काम करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को जो है काम करने की जो है पूरी फ्रीडम मिलती है। ऐसा व्यक्ति आगे बढ़कर लीडर की तरह काम करता है। ऐसा व्यक्ति पॉलिटिकल लीडर हो सकता, सामाजिक संस्थाओं में लीडर हो सकता, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में वो लीडर हो सकता है। यानी कि वो जो भी काम करेगा वो एक लीडर की तरह करेगा।
ऐसा व्यक्ति सरकारी काम कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों की वजह से व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य यदि कमजोर हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो ऑथोरिटी चाहता है, परंतु व्यक्ति को वो ऑथोरिटी मिल नहीं पाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा बड़बोला सा हो जाता है। वो हर जगह जो है अपने ही काम की जो है तारीफें करने लगता। 4 लोगों की महफिल जम जाए तो फिर जो है ऐसा व्यक्ति जो है अपने कामों की उपलब्धियां गिनाने शुरू करता। ऐसा व्यक्ति काम कम करता है और बोलता ज्यादा है। इसलिए 10वें घर में सूर्य जो है तभी अच्छा माना जाएगा जब वो बली अवस्था में हो। सूर्य मेष राशि में एक्सॉल्टेड होता है। ऐसा सूर्य अच्छी तरह से जो है परफॉर्म करता है। एक्सॉल्टेड सूर्य व्यक्ति को ऊंची सोच देता है। बड़े बड़े कार्यों के अंदर व्यक्ति जो है संलग्न होता है। व्यक्ति का टारगेट बड़ा होता है, सोच बड़ी होती है और काम करने के लिए हमेशा जो है आतुर रहता है। व्यक्ति मानी होता है, स्वाभिमानी होता है और साथ ही साथ जो है अभिमानी भी होता है। 10वें घर में बैठे हुए सूर्य वाले व्यक्ति को अगर भूल से भी अगर छेड़ लिया जाए तो वो हर बात जो है अपने मान स्वाभिमान के तौर पर लेता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि उसे कोई क्रिटिसाइज करे या उसे कोई नीचा दिखाने के प्रयास करे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य यदि ताकतवर अवस्था में हो तो वो व्यक्ति जो है बड़े बड़े ओहदों पे ऑथोरिटी वाले काम करता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है मैनेजमेंट की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। बड़ी से बड़ी इवेंट को ऐसा व्यक्ति बड़ी सरलता के साथ में जो है मैनेज कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को ये अच्छी तरह से मालूम होता है कि लोगों से काम किस तरह से करवाना है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जो है जो दूसरे लोग होते हैं वो बड़ी ही सरलता के साथ में जो है इन लोगों के अधीन में रहकर अच्छी तरह से जो है काम करने की कोशिश करते हैं। उनको ये मालूम होता है कि अगर जरा भी ऊंच नीच हुई तो ये व्यक्ति जो है अपने को छोड़ने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर जो है हम कह सकते हैं कि 10वें घर में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति जो है पूरी ताकत के साथ में, पूरी ऑथोरिटी के साथ में जो है काम करना पसंद करता है और ऐसे व्यक्ति को नेम भी मिलता है और फेम भी मिलता है। अपने किए हुए काम की आइडेंटिटी व्यक्ति को बहुत जल्दी मिलती है। जिस तरह से जो है सूर्य का प्रकाश चारों तरफ जो है छा जाता है और अंधेरा जो है उजाले में बदल जाता है, ठीक इसी प्रकार से 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति के करियर को भी जो है अच्छी तरह चमका सकता है। कब? जब सूर्य ताकत पर हो। 10वें घर में सूर्य को देखने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि सूर्य किन किन परिस्थितियों के अंदर जो है ज्यादा अच्छी तरह से जो है परिणाम दे सकता है। हम सभी को पता है कि सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है और एक अग्नि तत्व का ग्रह यदि अग्नि तत्व के अंदर हो
तो उसके जो है फलने फूलने के जो है अवसर काफी बढ़ जाते हैं और वो ग्रह अपनी क्षमता के अनुसार परिणाम देने लगता है। तो 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य यदि मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि जैसी अग्नि राशियों के अंदर हो तो सूर्य का महत्व काफी बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति ऑथेंटिक होता है और ऐसे व्यक्ति की जबान के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भी काम करता है पूरे जुनून के साथ में करता है और उसके अंदर जो है पारदर्शिता होती है। आपने देखा होगा कि फायर जो है कभी भी करप्ट नहीं हो सकती। एक जल प्रदूषित हो सकता है, वायु में भी गंदगी फैल सकती है और पृथ्वी पर भी गंदगी फैल सकती है, परंतु एक अग्नि तत्व एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी करप्ट नहीं हो सकता। और हमारे जीवन में अग्नि का क्या महत्व है ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जब इंसान जाता है तो उसके अंदर अग्नि के हवाले इसीलिए किया जाता है क्योंकि अग्नि सबसे ज्यादा पवित्र होती है। यदि अग्नि तत्व का ग्रह यदि जल तत्व की राशि में चला जाए और उससे आप जो है सूर्य के अच्छे परिणामों की आप उम्मीद करें तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अग्नि और जल दोनों का किसी प्रकार से जो है मेल मिलाप नहीं हो सकता। आप अग्नि के अंदर यदि पानी डालोगे तो अग्नि जो है बुझ जाएगी, अग्नि का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अग्नि तत्व का ग्रह यदि जल तत्व में चला जाए तो उसको पोषण नहीं मिल पाता, उसकी हानि होती है। इसीलिए सूर्य जैसा ग्रह यदि मेष, सिंह, धनु राशि में हो तो ही ऊंचे दर्जे के परिणाम दे सकता है। यदि कर्क, वृश्चिक, मीन जैसी जल राशियों में हो या वृषभ, कन्या या मकर जैसी पृथ्वी तत्व की राशियों में हो तो उतना बेहतर तरीके से हम परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। अब सूर्य को मिलने वाली राशि अगर स्वभाव की तरह से हम देखें तो कर्क, मेष, कर्क, तुला और मकर जैसी चर राशियों के अंदर यदि सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति आने वाले वक्त के साथ जो है मिलकर काम करना जानता है। बदली हुई परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति को किस प्रकार से जो है अपना प्रभुत्व जमाना है, किस प्रकार से बदलाव करना है, ये ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से आता है। परंतु सूर्य जैसा ग्रह 10वें घर में बैठा हो और यदि फिक्स साइन में हो 2, 5, 8, 11 वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ इन 4 राशियों के अंदर बैठा हो तो व्यक्ति की सोच जो है एक जैसी होती है। व्यक्ति जो है प्रेडिक्टेबल होता है, लोगों को पहले ही मालूम चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है क्या करने वाला है। परंतु सूर्य यदि 1, 4, 7, 10 ऐसी 4 राशियों में हो तो व्यक्ति जो है को कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। वो परिस्थितियों के अनुसार जो है निर्णय लेता है और उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत जबरदस्त होती है। वो समय की मांग के अनुसार तुरंत रिजल्ट लेता है और अपनी कार्य क्षमता की बदौलत जो है वो रिजल्ट ला के देता है। और सूर्य यदि मिथुन, कन्या, धनु या मीन जैसी 12 साइन में हो तो ऐसा सूर्य जो है सोचने विचारने में ज्यादा समय लगा देता है। व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होती है। इसलिए सूर्य यदि चर राशि में हो तो बेहतर परिणाम देता है। सूर्य यदि मेष, सिंह, धनु जैसी अग्नि तत्व की राशियों में हो
तो अच्छे परिणाम देता है। अब सूर्य जैसा ग्रह यदि उच्च की राशि में हो, यानी कि मेष राशि में हो, तो व्यक्ति की जो है सोच बड़ी होती है। कार्य क्षेत्र के अंदर जो है व्यक्ति प्रगतिवादी सोच रखता है, बड़ी सोच के साथ बड़े काम करता है और व्यक्ति की उपलब्धियां भी बड़ी होती है। और यदि सूर्य डेबिलिटेशन में हो तो व्यक्ति की काम करने का जो है प्रकृति चेंज हो जाती है। वो काम के प्रति जो है वो नजरिया नहीं रख पाता जो एक्सल्टेशन में होता है। वो छोटी सोच के साथ जो है छोटे छोटे काम करना पसंद करता है। यदि सूर्य स्वयं राशि के अंदर हो या मूल त्रिकोण राशि में हो तो व्यक्ति जो है व्यक्ति को कार्य करने के अंदर फ्रीडम मिलती और व्यक्ति अच्छी तरह से परफॉर्म करता। और सूर्य यदि फ्रेंडली साइन में हो तो व्यक्ति को अनुकूल वातावरण मिलता। और सूर्य 10वें घर में बैठकर यदि एनिमी साइन में हो तो व्यक्ति काम करता है, परंतु काम करने के लिए जो कंडीशंस होती है वो व्यक्ति को बड़ी अपोजिट मिलती है। व्यक्ति को विपरीत परिस्थिति से गुजरते हुए काम करना पड़ता है। व्यक्ति को सफलता तो मिलती है, परंतु काफी मेहनत के बाद में, संघर्ष करने के बाद में, काफी कंपटीशन के बाद में व्यक्ति को जो है सफलता मिलती है। 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो है अधिकारों के साथ में काम करने का मौका मिलता है यदि सूर्य बलवान हो। 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। व्यक्ति के अंदर कार्य क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। व्यक्ति के अंदर जो है अपने आप को प्रूव करने की जो है अद्भुत क्षमता होती है। व्यक्ति का मैनेजमेंट पावर बहुत तगड़ा होता है। 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य पिता की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सूर्य जो है पिता का कारक है। 10वें घर में सूर्य यदि बलवान अवस्था में हो तो व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में पिता का मार्गदर्शन मिलता है और व्यक्ति पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रगति करता है। हर कदम पर जो है पिता का सहयोग मिलता है। परंतु वही सूर्य यदि कमजोर अवस्था में हो तो व्यक्ति अपने पिता के कार्य क्षेत्र में पिता के द्वारा इंटरफेरेंस के कारण परेशान रहता है। पिता के कहे अनुसार व्यक्ति जो है गलत डिसीजन ले लेता है और उसे जो है पछताना पड़ता है। हर काम में जो है अपने पिता के द्वारा अड़ंगेबाजी देखने को मिलती है। 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य कुल मिलाकर जो है करियर की दृष्टि से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज तैयार करता है और व्यक्ति को जो है सफलताएं दिलाता है। परंतु 10वें घर में बैठे हुए सूर्य को पढ़ने से पहले उन परिस्थितियों को भी चेक कर लेना चाहिए जो सूर्य को बलवान बनाती है। हमने लगन कुंडली के अंदर राशि को देखा, दूसरे ग्रहों के प्रभाव को देखा। अब इसके बाद हमें नवांश कुंडली में भी इसे वेरीफाई कर लेना चाहिए, दशांश कुंडली में भी इसको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि जो स्थिति लगन के अंदर बनी है क्या वही स्थिति नवांश और दशांश के अंदर जो है बरकरार है। यदि दशमांश कुंडली और नवांश कुंडली में भी सूर्य यदि बली अवस्था में पाया जाता है तो ऐसा सूर्य व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर खूब प्रसिद्धि दिलाता है।
और व्यक्ति अपनी लीडरशिप के गुणों के कारण खूब नाम कमाता है। अब हम 10वें घर में चंद्रमा की बात करेंगे। 10th हाउस में चंद्रमा करियर की दृष्टि से अच्छा भी हो सकता है और नेगेटिव। अब हम ये फैसला कैसे करें कि 10वें घर में करियर की दृष्टि से चंद्रमा अच्छा है या फिर बुरा। इसके लिए हमें ये देखना होता है कि चंद्रमा कुंडली में कितना बली अवस्था में है। अब चंद्रमा की ताकत को देखने के लिए सबसे बड़ा टूल होता है कि चंद्रमा कितना पक्ष बली है। यदि चंद्रमा पूर्णिमा या फिर पूर्णिमा के 5 दिन आगे या पीछे का है तो उस चंद्रमा को हम बली अवस्था में मानते हैं। परंतु यही चंद्रमा यदि अमावस या फिर अमावस के 4-5 दिन आगे या पीछे का हो तो उस चंद्रमा को हम कमजोर मानते हैं। अब ये तो हुई चंद्रमा की कमजोरी और ताकत की बात। अब हमें यदि कुंडली में ये देखना हो कि चंद्रमा पूर्णिमा का है या फिर अमावस का, या चंद्रमा कमजोर है या ताकतवर, तो उसे हम कैसे देखें। इसके लिए देखो एक आसान सी टेक्निक है। चंद्रमा और सूर्य दोनों यदि युति में हो, दोनों आपस में कंजंक्ट हो, तो वो चंद्रमा अमावस का चंद्रमा होता है। और चंद्रमा यदि सूर्य से एकदम अपोजिट यानी कि 180 डिग्री के अंतर पर हो तो उसे हम पूर्णिमा का चंद्रमा कहेंगे। और यदि चंद्रमा की ताकत का अंदाजा हमें लगाना हो तो हम चंद्रमा को इस तरह से देखेंगे कि सूर्य से चंद्रमा कितनी दूर है। सूर्य से चंद्रमा जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। ठीक इसी तरह से चंद्रमा सूर्य के नजदीक हो तो उस चंद्रमा को हम कमजोर चंद्रमा कहेंगे। अब हम बात करियर की कर रहे हैं और करियर की दृष्टि से चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें चंद्रमा के कारकत्व अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। उन कारकत्वों के अनुसार ही हमें 10वें घर में चंद्रमा के परिणाम देखने को मिलेंगे। अब चंद्रमा जो है मन और मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि चंद्रमा बली अवस्था में हुआ तो व्यक्ति मस्तिष्क से जुड़े हुए काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। मस्तिष्क से यानी कि बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए काम, इंटेलिजेंसी वाले काम, इस प्रकार के कार्यों में व्यक्ति जो है अच्छी सफलताएं अर्जित करता है। व्यक्ति फाइन आर्ट वाले काम करता है। ज़्यादा हार्ड वर्किंग या फिर लेबोरियस काम करने से व्यक्ति जो है बचने की कोशिश करता है। अब चंद्रमा मानसिक शक्ति का भी कारक है। चंद्रमा यदि बली अवस्था में हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होता है और करियर के अंदर मानसिक सुदृढ़ता जो है अपना एक विशेष महत्व रखती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ हो, करियर के अंदर आने वाली बुरी परिस्थितियों से कंपटीशन में आने के बाद जो विषम परिस्थितियां बनती है, उन विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने की क्षमता उसी व्यक्ति में होती है जो व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ हो। और यदि चंद्रमा ताकतवर है तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होता है। और यदि चंद्रमा कमजोर है तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होगा। और जब भी व्यक्ति के लिए जो है टेस्टिंग कंडीशंस आएंगी तो उस कंडीशन में व्यक्ति जो है अपने आप को कमजोर पाएगा और वो बदली हुई परिस्थितियों के अंदर सरेंडर कर देगा। अब चंद्रमा जो है
एक फास्ट मूविंग प्लेनेट है। जो भी चीजें व्यक्ति को देता है वो तेज गति के साथ में देता है। हम बात कर रहे हैं करियर की, तो ऐसा चंद्रमा करियर में सफलताएं भी जल्दी जल्दी अर्जित करता है। चंद्रमा धन का भी कारक है, तो 10वें घर में चंद्रमा यदि बलय अवस्था में हो तो व्यक्ति को फाइनेंस भी बड़ी तेज गति के साथ में देता है। परंतु चंद्रमा जो है अप्स एंड डाउन्स का भी कारक है। ये लॉजिकल भी है, क्योंकि आप चंद्रमा को अगर चंद्रमा के बारे में अगर अच्छी तरह से आप सोच पाएंगे तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा जो है कभी भी एक शरीर की स्थिति में नहीं रहता है। कभी चंद्रमा घटता है तो कभी बढ़ता है, यानी कि अप्स एंड डाउन्स जो है चंद्रमा के कारकत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चंद्रमा यदि तेज गति से प्रगति देता है, तेज गति से जो है फाइनेंस देता है, परंतु जब चंद्रमा बदली हुई परिस्थितियों के अंदर जो है कमजोर होगा, जैसे वो अमावस्या के आसपास का होगा या फिर जो है ट्रांजिट के अंदर जो है वो किसी ग्रह के प्रभाव में होगा या फिर वो किसी अन्य ग्रहों के जो है बुरे प्रभाव में आएगा, तो उस कंडीशन में चंद्रमा जो है व्यक्ति का डाउनफॉल भी जल्दी लेके आता है। व्यक्ति जिस गति से प्रगति करता है उसी गति के साथ में व्यक्ति गिरने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए 10वें घर के चंद्रमा वाले व्यक्ति को यह विशेष ख्याल रखना पड़ता है कि जब व्यक्ति की अच्छी कंडीशन हो, जब तकदीर का साथ मिल रहा हो, जब करियर के अंदर प्रगति हो रही हो, जब फाइनेंस में बढ़ोतरी हो रही हो, तो उस समय व्यक्ति को अपना करियर सिक्योर करने के अंदर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। फाइनेंस को सिक्योर करने में विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि इन दो चीज़ों की सिक्योरिटी हो जाए तो आने वाले समय में व्यक्ति को परेशानियों से जो है बचाया जा सकता है। अदरवाइज जिस फ्लो के अंदर आपकी ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ के अंदर आप चले जा रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, अपने खर्चे किए जा रहे हैं और बाकी की तरफ जो है आपका ध्यान नहीं जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब डाउनफॉल आएगा तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां बन सकती है। अब चंद्रमा यहाँ पर एक जलीय ग्रह है और जलीय ग्रह होने के कारण जल से संबंधित, लिक्विड से संबंधित, द्रव्यों से संबंधित जो भी कार्य है 10वें घर में चंद्रमा वाला व्यक्ति बड़ी सफलता के साथ में इन कार्यों को कर सकता है। जैसे कि वैसे चंद्रमा के तो कारकत्व बहुत बड़े हैं, परंतु उनमें से हम कुछ बातों की तरफ अगर गौर करें तो चंद्रमा जो है दूध से जुड़े हुए पदार्थ का कारोबार करने में बड़ी सफलताएं देता है। साथ ही साथ जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल, इन्हें भी हम चंद्रमा के कारकत्व से जोड़ के देते हैं। इन कार्यों के अंदर भी व्यक्ति को अच्छी सफलताएं मिलती है। चंद्रमा नर्चरिंग का कारक है, तो नर्सरी से संबंधित जितने भी कार्य है उन कार्यों के अंदर व्यक्ति को सफलताएं मिलती है। चंद्रमा बुद्धि का कारक है, तो व्यक्ति को बुद्धिमत्ता से संबंधित, इंटेलिजेंसी से संबंधित जितने भी कार्य है उन कार्यों के अंदर व्यक्ति को सफलताएं मिलती है। कहने का मतलब चंद्रमा के जो कारकत्व है उन कारकत्वों को समझकर उनके अनुसार यदि कारोबार किया जाए तो व्यक्ति को ज़्यादा
संघर्ष नहीं करना पड़ता, ज़्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता, उन कार्यों को व्यक्ति बखूबी कर सकता है। अब चंद्रमा जो है माँ का भी कारक होता है। यदि चंद्रमा कुंडली में बली अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर माँ के द्वारा बहुत सपोर्ट मिलता है, उसका मार्गदर्शन मिलता है और व्यक्ति की सफलता के अंदर माँ का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। परंतु यदि चंद्रमा कमजोर अवस्था में हो तो माँ के द्वारा सुझाए हुए कार्यों से व्यक्ति को जो है नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। माँ का इंटरफेरेंस करियर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा होता है। अनावश्यक इंटरफेरेंस की वजह से व्यक्ति का करियर भी डामाडोल हो सकता है। चंद्रमा की एक और खासियत है कि चंद्रमा जिस ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह के कारकत्व को अपना लेता है। चंद्रमा को एक शुभ ग्रह माना जाता है, परंतु इनके ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है। ये कंडीशनल शुभ ग्रह होता है। चंद्रमा यदि शुभ ग्रहों के साथ में है तो चंद्रमा शुभ हो जाता है, और यदि चंद्रमा क्रूर ग्रहों के साथ में है तो चंद्रमा के अंदर क्रूरता आ जाती है, वो क्रूर ग्रह माना जाता है। जैसे कि बृहस्पति, शुक्र जैसे नेचुरल बेनिफिक है, इन ग्रहों के साथ में यदि चंद्रमा है तो चंद्रमा को हम शुभ कहेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, बृहस्पति ग्रह ज्ञान और विजडम का कारक ग्रह है। तो ऐसा व्यक्ति यदि चंद्रमा जिसकी कुंडली में बृहस्पति के प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति जो है ज्ञान से जुड़ा हुआ कार्य, बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ कार्य, दूरदर्शिता से जुड़ा हुआ कार्य, अच्छा कार्य करते हुए पाया जाएगा। बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर बड़े बड़े लोगों के साथ में जो है काम करता हुआ पाया जाएगा। व्यक्ति की पहुंच बड़ी होगी, व्यक्ति की कार्य करने की सोच बड़ी होगी। वहीं चंद्रमा यदि शुक्र के साथ में हो तो शुक्र वाले कारकत्व चंद्रमा के अंदर ज़्यादा पाए जाएंगे और वे व्यक्ति जो है फाइन आर्ट वाले काम ज़्यादा करना पसंद करेगा। व्यक्ति के कार्यों में लयबद्धता होंगी, तालबद्धता होंगी, व्यक्ति लयबद्ध होकर काम करेगा। साथ ही साथ व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है कार्यों के प्रति वो शुक्र के अनुरूप होगा। वहीं यदि बुध के साथ में यदि चंद्रमा है तो व्यक्ति जो है बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए कार्य सफलतापूर्वक करेगा। लोगों से काम किस तरह से निकलवाना है यह व्यक्ति अच्छी तरह से मालूम होगा। व्यापार को किस तरह से चलाना है यह व्यक्ति बखूबी करेगा। अब बात करते हैं हम क्रूर ग्रहों की, जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य। इन ग्रहों के साथ में यदि चंद्रमा है तो चंद्रमा को हम क्रूर ग्रह कहेंगे। चंद्रमा के अंदर वो क्रूरता आ जाती है और चंद्रमा जो है शुभ ग्रह नहीं रह जाता। अब यदि चंद्रमा मंगल के साथ में हो और 10वें घर में हो या मंगल के प्रभाव में होकर 10वें घर में हो तो ऐसा चंद्रमा कार्य क्षेत्र में जो है अच्छा माना जाएगा, क्योंकि मंगल के साथ में या मंगल के प्रभाव में होने के कारण चंद्रमा जो है यहाँ पर मानसिक रूप से सुदृढ़ होगा, शारीरिक रूप से सुदृढ़ होगा, व्यक्ति एनर्जेटिक होगा, व्यक्ति के अंदर जीतने की प्रवृत्ति होंगी, जीत कर लड़कर जीतने की प्रवृत्ति होंगी। व्यक्ति कभी हार नहीं मानेगा, संघर्ष करने की काबिलियत व्यक्ति के अंदर होंगी। व्यक्ति आत्मविश्वासी होगा, सुदृढ़ होगा।
यहाँ पर जो है मंगल के साथ या मंगल के प्रभाव में होने के कारण ये मंगल वाले जो गुण चंद्रमा के अंदर स्पष्ट तौर पर दिखाई जाएंगे। और हम चंद्रमा का जब भी आकलन करेंगे तो हम मंगल को विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। वहीं यदि चंद्रमा शनि के साथ में हो तो भी चंद्रमा क्रूर ग्रह माना जाएगा, और जो शनि वाले गुण है वो चंद्रमा के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे जो है बड़ी सफलतापूर्वक काम करता हुआ नजर आएगा, और जो मन की चंचलता है उसको यहाँ पर शनि कंट्रोल करेगा। सोच विचार कर कार्य करने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर बढ़ेगी। और यदि चंद्रमा के साथ में यदि सूर्य है तो वो चंद्रमा एक अमावस का चंद्रमा माना जाएगा, और चंद्रमा के कारकत्व यहाँ पर जो है क्षीण हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब अपनी दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आएगा तो वो परिणाम जो है अपेक्षित नहीं रहेंगे जो चंद्रमा हमें देने वाला होता है। परंतु जब सूर्य अपनी दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आएगा तो काफी हद तक जो है चंद्रमा वाले जो कारकत्व है उनके फल सूर्य देता हुआ नजर आएगा। ये जो अमावस वाला चंद्रमा है इसके बारे में जो है बहुत कुछ बातें की जा सकती है, और ये बहुत बड़ा विषय है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर हम डिटेल के साथ में बात करेंगे कि ये अमावस का चंद्रमा होने के बाद में किस प्रकार से हम परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इस चंद्रमा का आकलन करके इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु के साथ में चंद्रमा हो तो वो जो राहु वाले जो है कैरेक्टरिस्टिक है, राहु वाले जो गुण है वो व्यक्ति के अंदर जो है स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे, और वो जो राहु के अनुसार जो है चंद्रमा बिहेव करने लगेगा। वो चीजों के साथ में जो है अटैचमेंट होने की जो है प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर होंगी। ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की या फिर जो है बड़े लेवल पर जाने की जो है प्रवृत्ति व्यक्ति की होंगी। व्यक्ति आउट ऑफ बॉक्स जाकर काम करने की प्रवृत्ति रखेगा। और 10वें घर में चंद्रमा और का केतु के प्रभाव में आना किसी भी लिहाज से जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। कार्य के प्रति जो है डिटैचमेंट यहां देखने को मिलेगा। एक ही कंडीशन में चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाएगा। यदि व्यक्ति केतु से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। अब चंद्रमा जो है चंचलता का भी कारक है। व्यक्ति जिस कार्य को करता है उस कार्य के अंदर लंबे समय तक व्यक्ति बना हुआ रहेगा, इसके बारे में संदेह बना हुआ रहता है। यदि चंद्रमा कमजोर है तो विशेष करके ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति जो है बार बार काम बदलता है। उसका एक ही कहना होता है कि बस बहुत हो गया मेरा, अब इस काम में मन नहीं लगता, मुझे कुछ तो अलग करना है। फिर वो एक काम से निकल कर किसी दूसरे काम को करता है, फिर तीसरे को। इस प्रकार से जो है ये सिलसिला जो है चलता है। कुल मिला के चंद्रमा को पढ़ते समय हमें चंद्रमा के कारकत्वों के अनुसार ही जो है नतीजे लेने पड़ते हैं। अब चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, तो 10वें घर में हम जब चंद्रमा का आकलन करते हैं तो हमें ये देख लेना जरूरी है कि चंद्रमा कौन सी राशि के अंदर स्थित है। चंद्रमा यदि कर्क, वृश्चिक या फिर मीन राशि के अंदर है, जो कि जलीय राशियां हैं,
तो चंद्रमा के कारकत्व फलते फूलते हैं। चंद्रमा के कारकत्व के फल जो है हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशियों में चंद्रमा अच्छे रिजल्ट हमें देता है, क्योंकि एक जल तत्व का ग्रह जल तत्व में बैठेगा तो उसे जो है वहां से पोषण मिलेगा, उसके कारकत्व में बढ़ोतरी होंगी। उन कारकत्वों का यूटिलाइज करके व्यक्ति जो है प्रगति कर सकता है। परंतु चंद्रमा जैसा ग्रह यदि अग्नि तत्व की राशियों में चला जाए, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशियों में चला जाए, तो फिर चंद्रमा के कारकत्व वहां पर जो है कमजोर पड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में 10वें घर में चंद्रमा अग्नि तत्व की राशियों में है, वो व्यक्ति जो है अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट देगा या अच्छी तरक्की करेगा, इसके बारे में भी जो है संदेह बना हुआ रहता है। क्योंकि पानी के अंदर यदि अग्नि का कॉम्बिनेशन हो जाए तो पानी शीतलता के लिए जाना जाता है। वो कूलनेस, वो शीतलता जो है अग्नि के प्रभाव में आने के कारण नष्ट हो जाएंगी। जब शीतलता नष्ट हो जाएंगी, चंद्रमा का कारकत्व जो है यहाँ पर जो है अच्छी तरह से जो है काम नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के साथ में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, क्योंकि पृथ्वी और जल दोनों जब मिलते हैं तो उत्पत्ति होती है, प्रोडक्शन होता है। तो पृथ्वी तत्व की राशियों वृश्चिक, वृषभ, कन्या और मकर, इन राशियों के अंदर यदि चंद्रमा है तो भी चंद्रमा जो है अच्छे फल देते हुए नजर आएगा। अब हम बात करते हैं राशि बल की। चंद्रमा यदि कर्क राशि में हो तो चंद्रमा जो है स्वराशि का होता है, और ये चंद्रमा जो है निश्चित रूप से जो है अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि कर्क राशि जो होती है एक मूवेबल साइन होती है, और ये जो मूवेबल साइन है वो चंद्रमा की जो है स्वराशि भी है। तो व्यक्ति कर्क राशि में हो तो व्यक्ति जो है बड़े बड़े बदलाव बड़ी सरलता के साथ में करता है, और व्यक्ति की जो है प्रगति होती है। बदलते हुए वक्त के साथ में व्यक्ति जो है जो फैसले लेता है वो एकदम सटीक जाते हैं, और व्यक्ति अपने आप को जो है समय आने पर प्रूव करके बताता है। और वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेशन में आता है, तो ऐसा चंद्रमा जो है एकदम उच्च के परिणाम देता है। वृषभ राशि का चंद्रमा हो तो आप करियर के अंदर अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा कर सकते हैं। और चंद्रमा यदि फ्रेंडली साइन में हो, यानी कि बृहस्पति की राशियों में हो, मंगल की राशियों में हो, या फिर सूर्य की राशि में हो, सूर्य की राशि में अग्नि तत्व की राशि होने के कारण सामान्य से फल देगा। परंतु जो है बृहस्पति की राशियों में हो या बृहस्पति के प्रभाव में हो तो ये चंद्रमा जो है अच्छे फल देता है। अब जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, आप लगन के अंदर आप चंद्रमा की पोजीशन को देखते हैं, उसे आप जब तक D9 और D10 के अंदर उसके पोटेंशियल को चेक नहीं कर लेते तो उसकी जो है फाइनल स्टेटस जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि चंद्रमा जो है हमें लगन कुंडली के अंदर दिख रहा है वो वास्तव में वैसा है या नहीं। इसे हम D9 और D10 के अंदर चेक करने के बाद में ये फाइनल डिसीजन देंगे कि ये चंद्रमा हमारा कितना ताकतवर है। साथ ही साथ इसे हम जो वर्ग कुंडलियां होती है उन्हें हम जो है वर्ग बल भी जो है हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हम जो षड बल होता है
षड बल के आधार पर हम चंद्रमा का आकलन जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चंद्रमा का एक पोटेंशियल देखना होता है। वो पोटेंशियल देखकर ही हम 10वें घर में चंद्रमा का आकलन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चंद्रमा का पूरी तरह से आकलन करके यदि चंद्रमा 10वें घर में चंद्रमा का आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप को कोई परेशानी होगी। आप एकदम सही और सटीक प्रेडिक्शन करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो ये था एक छोटा सा विवरण जिसमें हमने ये जाना कि 10वें घर में यदि चंद्रमा और सूर्य के जैसे ग्रह हो तो हम करियर की दृष्टि से उनका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। ये एक हमारा एक प्रयास था। इस प्रयास को हम नेक्स्ट एपिसोड में जारी रखेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ये सीरीज काफी लंबी जाएगी और इस सीरीज के अंदर करियर को लेकर ऐसा कोई विषय छूटेगा नहीं जिसके लिए आपको किसी अन्य सोर्स की तरफ देखना पड़े। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आपको इसकी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए हम उस वीडियो में नजर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।